नमस्कार दोस्तों, कैमूर रिव्यू में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया। अब हम आज देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में बांटा गया है, जिसमें पहला है संगम काल, जो है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच। इसमें है चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। आगे हम पढ़ेंगे 500 ईस्वी से 12 ईस्वी के बीच का इतिहास। उसमें दक्षिण भारत के जो विभिन्न राजवंश का उदय हुआ वो पढ़ेंगे। वहां देखेंगे पल्लव वंश, राजपूत, चालुक्य और चोल वंश। हम वहां भी देखेंगे चोल वंश के बारे में, और संगम काल में भी देखेंगे चोल वंश के बारे में, क्योंकि चोल वंश को पांड्य ने हराया था और इनका उदय फिर 9वीं शताब्दी में होता है। तो हम फिर 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में जो दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम पहले संगम काल। संगम काल के अंतर्गत अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। प्राचीन काल में जो तमिल कवि थे, उनके द्वारा जो सभा का आयोजन किया जाता था, इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई, और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो तमिल कवि थे जो सभा करते थे, और इन्हीं कवियों के द्वारा जो सभा में उनके द्वारा कई तमिल साहित्य की रचना की गई, और इन्हीं साहित्य को हम संगम साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला भाग का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ संगम का अर्थ होता है सभा, जो कि तमिल कवियों के द्वारा किया जाता था। यहाँ हम देख रहे हैं कि 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन हमें मिलता है, जो कि पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। हमें जो 3 संगम मिलते हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, इसका जो स्थल है, प्रथम संगम का स्थल है मदुरा, और इसके अध्यक्ष जो थे वे ऋषि अगस्त्यार थे। जो द्वितीय संगम का हमें जानकारी प्राप्त हुआ, उसका स्थल था कपाटपुरम अलैवे में, और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे तुर्कपिया। तृतीय संगम की जो जानकारी हमें मिलता है, उसका स्थल था मदुरा में, और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे नकीरा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं तीनों संगमों के बारे में, और ये तीनों संगमों जो हुए वे पांड्य राजाओं द्वारा इनका संरक्षण प्रदान किया गया। अब हम आगे देखते हैं संगम काल का राजनीतिक इतिहास। संगम काल के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कि संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों, चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी हमें संगम काल के साहित्यिक संदर्भ से प्राप्त होता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। ये जो तीनों राष्ट्र थे, ये अलग अलग राज्यों में विभाजित थे, चेर, चोल और पांड्य। अब यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि जो चेर थे, उनका जो राष्ट्रीय पहचान था, राष्ट्रीय जो चिन्ह था, वो धनुष का था। चोलों का बाघ और पांड्य का मछली चिन्ह था। और ये तीनों, अब हम यहाँ बारी बारी से तीनों के बारे में, चेर, चोल और पांड्य, तीनों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चेर राज। जो चेर राज है, संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वज्जी अथवा करूर को बनाया था। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि चेरों का जो अपना चिन्ह था वो धनुष था। इतिहास में चेरों कवियों ने सेन गोटवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया जाता है। ओके, तो ये जो सेन गोटवान था, जिसे कि लाल चेर भी कहा जाता है या लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था। वैसे तो चेर में बहुत से राजा हुए, लेकिन ये जो सेन गोटवान था ये प्रसिद्ध राजा था। तो सेन गोटवान ने कणकी पूजा, जिसे कि पत्नी पूजा कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। तो अगर पूछा जाए
कि कणकी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की? तो लाल चेर ने की थी, जिसे सेन गुटवान भी कहा जाता है। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था आदिग्यमान। ये जो आदिग्यमान था उसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चेर वंश में बहुत से राजा थे, लेकिन उसमें दो प्रमुख थे। एक सेन गुटवान यानी कि लाल चेर और दूसरा था आदिग्यमान। आगे हम देखते हैं चोल वंश। ये जो चोल वंश है ये दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और फिर इनका उदय होता है। कब? तो 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है। चोल वंश के बारे में हमें प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोलों ने अपना जो राजधानी था वो मांतूर, उदयपुर और तंजावुर को बनाया था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यानी चोलों का जो शासन था वो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। और इनका जो राष्ट्रीय चिन्ह था, इनका जो अपना चिन्ह था वो क्या था? बाघ था। तो हमें अगर पूछा जाए कि चोल वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से इनकी जानकारी मिलती है। चोल वंश के इतिहास में हम देखते हैं कि जो चोल शासक थे उसमें दो ही प्रमुख शासक हुए। एक था कालिकाल और दूसरा था एलारा। ये जो कालिकाल है, कालिकाल चोलों का महानतम शासक था, जो कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण कराया था। कितने किलोमीटर बांध का निर्माण कराया था? तो 160 किलोमीटर। समझ जाइए, उस समय उसने 160 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम, इसका भी निर्माण इसी कालिकाल ने कराया था। और जो दूसरा शासक है एलारा, इसने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। 50 वर्ष क्या, लगभग 50 वर्ष से ज्यादा शासन किया। इस तरह हम देखते हैं कि चोल में दो प्रमुख शासक हुए, एक कालिकाल और दूसरा एलारा। हम लोग संगम काल के राजनीतिक इतिहास में तीसरा देखते हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में। ये जो पांड्य वंश है उसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। ये हमने पहले भी देखा, पहले पढ़ा। और पांड्य वंश जो है ये मातृशतात्मक था। मातृशतात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें माता का अधिकार होता था। इसकी राजधानी मदुरै, वर्तमान मदुरै, इसकी राजधानी कहाँ है? कहाँ थी? मदुरै में। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था, पहले भी बताया जा चुका है, इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। इस वंश का प्रतीक जो प्रसिद्ध शासक था वो है नोनियोन। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र पूजा की शुरुआत किस शासक ने करवाया, तो पांड्य साम्राज्य का एक शासक था नोनियोन, जिसने की समुद्र पूजा का शुरुआत कराया। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। जो पांड्यों का साम्राज्य था वो जिस राज्य में शासन करते थे वहां मोती काफी मिलते थे और वो मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्ति लगभग क्षीण हो गई। संगम काल का प्रमुख साहित्य। तो संगम काल का जो प्रमुख साहित्य है वो है तोल्काप्पियम, जिसे तोल्काप्पियर ने लिखा था, और दूसरा है शिल्पाधिकारम, इसे इलांगो आदिगल ने लिखा। ये जो शिल्पाधिकारम है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि तमिलों के जो प्रमुख देवता थे उसे मुरुगन कहते थे। यानी तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिसे कि मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने संगम काल को देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों के बारे में। धन्यवाद।